देखिए, दिल्ली के लोगों का जीवन आज बिल्कुल एक ऐसे स्तर पर खड़ा है कि एक तरफ को और एक तरफ खाई। सबका एक मत राय थी कि अरविंद केजरीवाल गांव की सुध नहीं लेता, और इन्होंने देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने जब आश्वासन दिया तो हमें इनको एक मौका देना चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने ऑल ऑफ अ सडन जो है वो अपना पूरा सपोर्ट बीजेपी को दे दिया? वो हर बार कहते हैं कि ये सेंटर का मुद्दा है, ये एलजी साहब का मुद्दा है। जब हमारा मुद्दा ही उनसे रिलेटेड है तो फिर हम आपको किस बात की वोट दे, फिर हम उन्हीं को वोट दे देते हैं। दिल्ली के रूरल बेल्ट से लगभग 28 सीटें हैं जो दिल्ली विधानसभा में आती हैं। 2015 के इलेक्शन में, 2020 के इलेक्शन में हमने पूरी की पूरी सीटें अरविंद केजरीवाल को देने का काम किया। देखा जाता है जी, ग्रामीण इलाकों में खाप की एक बहुत अहम भूमिका होती है। और राजा हर्षवर्धन जी के समय में इस खापों का गठन हुआ तो ये इसीलिए हुआ था कि लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों के ऊपर अन्याय जब होता है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, और वही काम हमने किया। और दिल्ली के एक ही दो इशू नहीं हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं आज की डेट में। जैसे पानी का बहुत बड़ा इशू है, यमुना नदी का इशू है। दिल्ली के अंदर पानी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है कि जो नल से पानी कहने को यमुना का आता है, लेकिन उसमें कितनी बीमारियां आ रही हैं। आज हर घर के अंदर बीमारियां फैल रही है। शहरीकरण के नाम पर हमें एक सीवर की लाइन और पानी की लाइन के अलावा कुछ नहीं दिया। क्या आपने ये बातें माननीय गृह मंत्री के सामने भी रखी? हाँ, बिल्कुल रखी। उनका एक ही कहना था कि प्रधान जी, हम भी इस चीज़ से परेशान है कि पिछले 2 साल से आप आंदोलन कर रहे हो, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इन सभी मुद्दों का समाधान करेंगे। क्या हम खाप में औरतों की भागीदारी देख पाएंगे? बिल्कुल आएगी। समय आने के अंदर सब चीज़ें आएंगी, और बहुत बड़े स्तर पर हमारे जो खाप के अंदर चाहे नौजवान साथी हो चाहे मातृशक्ति हो, सबका जुड़ाव है। और हमने कोई राजनीतिक फैसला नहीं लिया, हमने अपने गांव को बचाने के लिए और गांव को अस्तित्व को खड़ा करने के लिए फैसला लिया, ताकि उनके पास कहने के लिए ये नहीं बचेगा कि ये दिल्ली सरकार पास करके नहीं भेज रही। We welcome you to the Statesman Talk. Today we have with us Mr. Chaudhary Surinder Solanki, who is the voice, who is a very strong voice of Delhi's 360 villages, who represents the largest CAP in the North India and has been voicing the concerns of the city's rural belt with utmost power. We welcome you to the Statesman Talk, Mr. Solanki. जी धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम। सोलंकी जी, पहला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी हाल ही में दिल्ली के इलेक्शन संपन्न हुए हैं, और पिछले कुछ दिनों पहले जो आपके ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उन्होंने बोला था कि हम दिल्ली के इलेक्शंस बॉयकॉट करेंगे, हम किसी भी सरकार को नहीं बनने देंगे, हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। और कुछ दिनों बाद आपने जो है अपना सपोर्ट बीजेपी को दिया पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। आपने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनकी एक रैली हुई थी, उसमें आपने उनके साथ एक मंच साझा किया, और आपने ये आश्वासन दिया कि जो 360 गांव हैं दिल्ली असेंबली के अंदर, वो पूरा सपोर्ट देंगे इस बार बीजेपी को। और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए आपने उनको एक हल भी प्रेजेंट किया एज अ सिंबल ऑफ योर सपोर्ट। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने ऑल ऑफ अ सडन जो है वो अपना पूरा सपोर्ट बीजेपी को दे दिया? ये सडन नहीं हुआ मैडम। पिछले 2 साल से हम लोगों ने मूवमेंट छेड़ी हुई थी, और हम लोग सड़क से लेके संसद तक आंदोलन कर चुके थे, पंचायतें कर चुके थे, और हम हर पंचायत में बोल रहे थे कि दिल्ली देहात के वर्चस्व को दोबारा से कायम रखेंगे, जो ख़त्म करने की कगार पर इन राजनीतिक पार्टियों ने ला दिया है। और हमने हमेशा ये कहा था कि जो इन मुद्दों का समाधान करेगा, जो इन मुद्दों की बात करेगा और जो दिल्ली देहात की बात करेगा, वही दिल्ली पे राज करेगा। बीच में हम लोगों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी एक बार मुलाकात की, और दिल्ली के उपराज्यपाल से कई दफ़े मुलाकात की, और कुछ मुद्दों का समाधान भी कराया। लेकिन फिर हमें लगा कि हमारे मुद्दे अभी पूरे हो नहीं पाए हैं। तो हमारा कंटिन्यूस आंदोलन जो था उसमें एक ही बात थी कि हमारा आंदोलन जब तक रहेगा जब तक सभी मुद्दों का समाधान नहीं हो जाएगा। और दूसरा था कि जो इन मुद्दों का समाधान करेगा, हमने खुले मंच पे कहा था, सडन नहीं कहा, कुछ भी सडन नहीं हुआ। पहले से ये था कि जो इन मुद्दों का समाधान करेगा, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हमने सबको खुले मंच से ये आमंत्रण दिया था। लेकिन
किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। और फिर जब देश के गृह मंत्री ने हमें आश्वासन दिया, देश के प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया और उन्होंने अपने मंच से, पब्लिक मंच से ये कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो मैं दिल्ली देहात के सभी मुद्दों का समाधान करूंगा। जब हमें ये विश्वास हुआ कि हाँ ये लोग हमारी बात कर रहे हैं और हम इन लोगों पे हम विश्वास कर सकते हैं, तब हमने उनको अपना समर्थन दिया। तो इसमें कोई एकदम से होने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी। लगातार हमारी मूवमेंट में हर जो व्यक्ति जुड़ा हुआ था और दिल्ली के हर एक गाँव को, हर एक व्यक्ति को इस बात का पता था कि हम लोग कहीं ना कहीं, मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि जो एक सोच बन चुकी थी कि दिल्ली के 360 गांव जिनकी ज़मीनों पे दिल्ली बसी, उनकी कहीं ना कहीं किसी भी राजनीतिक दल को ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। और हमने कहा था कि हम ही बनाते हैं और हम ही बिगाड़ते हैं। तो हमने पहले ही कहा था कि जो दिल्ली देहात की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा, जो दिल्ली देहात की मुद्दों का काम करेगा, बात करेगा, वही सत्ता में रहेगा, और जो नहीं करेगा, जो इनको नेगलेक्ट करेगा, उसको सत्ता से बाहर करेंगे। तो उस पब्लिक मीटिंग से पहले क्या आपको गृह मंत्री ने बुलाया था या आपसे प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी? जी बिल्कुल, देश के गृह मंत्री ने हमें बुलाया था और हमारे सभी अलग अलग जो हमारे प्रधान हैं, जो हमारे नीचे जो इतने भी 96 52 सब लोग थे उस मीटिंग में, और तकरीबन 20-22 लोग थे। और गृह मंत्री जी ने साफ तौर पे कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इन मुद्दों का समाधान करेंगे और रिजल्ट जो मर जाए उसके बावजूद हम इनका समाधान करेंगे। तो जितने भी लोग थे, हमारी जितनी सलाह मशवरा हमने सब लोगों से लिया, सबका एक मत राय थी कि अरविंद केजरीवाल गाँव की सुध नहीं लेता, और इन्होंने, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने जब आश्वासन दिया तो हमें इनको एक मौका देना चाहिए। आप कुछ सालों से दिल्ली देहात के जो मुद्दे हैं उनको पुरजोर तरीके से उठाते आ रहे हैं और पीछे दिल्ली गांव देहात बचाओ यात्रा भी आपने करी थी। ऐसा क्या रीज़न है जो मतलब दिल्ली के गांव की आज क्या स्थिति है? दिल्ली के गांव जितने हैं उनकी ज़मीनों पे ये शहर बसा है और बहुत योगदान रहा है दिल्ली के गांव का। अगर दिल्ली के इतिहास में हम जाएं तो आज एक वास्तु स्थिति की बात करें तो ऐसी क्या स्थिति उमड़ के आई जो इतने बेचैन हुए सारे गांव वाले, उन्होंने डिसाइड किया कि चुनाव का बॉयकॉट भी कर सकते हैं? क्या परिस्थितियां रही होंगी जो आप इतने परेशान सब लोग रहे? देखिए, दिल्ली के गाँव के हालात बद से बदतर हो चुके हैं और दिल्ली के गाँव को स्लम बना दिया गया, ख़ास तौर पे पिछले 12 साल के अंदर। तो हम लोग इतनी परेशानी में थे कि लगातार बार बार आवाज़ उठाने के बावजूद दिल्ली सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही थी, और ना ही तो दिल्ली के गाँव में कोई काम हो रहे थे। और जो हमारी बेसिक नीड है, चाहे वो सीवरेज की समस्या हो, चाहे साफ़ सफाई की हो, चाहे पानी की हो, वो सब कहीं ना कहीं अधूरी थी और गांव कहीं ना कहीं स्लम के कगार पर आके खड़े हो गए थे। और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं जिनसे हमें वंचित रखा गया, चाहे सर्कल रेट की बात करें, पड़ोसी राज्य में 15 से 20 करोड़ रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलता है, हमारे यहाँ 53 लाख रुपए मिलता है। सेक्शन 8133 जैसी संगीन धाराएं जिनसे दिल्ली के ग्रामीण परेशान है, वो धाराएं आज भी लागू हैं। उनके पुराने मुकदमे आज तक हजारों चले हुए हैं। हमारे जो गरीब किसान भाई हैं जी, भूमिहीन, जिनको 74/20 सूत्री के तहत प्लॉट और ज़मीन दी, उनके मालिकाना का आज तक नहीं मिला, 50 साल हो गए। उसके अलावा जो हमारी ज़मीन अधिग्रहण हुई उसके बदले जो अल्टरनेटिव प्लॉट का प्रोविज़न रखा, वो 18,000 फाइलें आज तक दिल्ली सरकार ने रोक के बैठी हुई है। दूसरा, जो होमगार्ड के हमारे भाई जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं ज़्यादातर, उनको हमने कहा कि 60 साल तक पक्का करने की बात करें, वो नहीं हुआ। फिर मास्टर प्लान 2041 अब कहने लगे, पहले 2021 कहते थे, 2007 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं 2025 आ गया और दिल्ली कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है। जो पड़ोसी राज्य है, हमारे भाई हैं, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन सरकारों का रवैया क्या है कि पड़ोसी राज्यों के मुकाबले हम बहुत पिछड़ गए और अब हमें दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट चाहिए। हम जब भी अरविंद केजरीवाल से बात करते हैं, दिल्ली सरकार से बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये केंद्र सरकार करेगी, वो कहते हैं एलजी हमें काम नहीं करने देते। जब सब कुछ केंद्र सरकार को और एलजी को ही करना, तो फिर आपको वोट किस बात की दें हम? इसलिए हमने ये फैसला लिया। दिल्ली के रूरल बेल्ट से लगभग 28 सीटें हैं जो दिल्ली विधानसभा में आती हैं। तो इस बार जो चुनाव हुआ है,
इसमें आपका क्या अंदाज़ा है या क्या रुझान आपका कहता है कि रूरल बेल्ट कितना सपोर्ट आगे आके करेगा और किस पार्टी को करेगा? जब आपने ये मुद्दे बताए हैं और दिल्ली सरकार का जो भी आपने बताया रवैया रहा है, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि इन चुनाव में जो रूरल बेल्ट की सीट्स हैं, उनका क्या आउटकम हो सकता है? आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि रूरल बेल्ट की जो 28 सीटें हैं 2015 के इलेक्शन में, 2020 के इलेक्शन में हमने पूरी की पूरी सीटें अरविंद केजरीवाल को देने का काम किया। और हमें ये विश्वास था कि ये व्यक्ति जो एक आंदोलन से निकल के आए हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के गाँव में डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन उन्होंने पिछले 10 साल में हमें निराश किया, दिल्ली के गाँव को बद से बदतर बना दिया। तो अब की बार हमने, जैसे अभी आपको पहले बताया कि हमने मंच से ये घोषणा की थी कि अब की बार दिल्ली के ग्रामीण दिल्ली सरकार से और अरविंद केजरीवाल से परेशान हो चुके हैं, तो इसलिए एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बता रहा हूं कि लगभग 70% सीटें दिल्ली ग्रामीण इलाके की भारतीय जनता पार्टी को जा रही हैं। और उसके लिए, क्योंकि ये 2 साल से जो मूवमेंट, जो सड़क से जो आदमी आंदोलन से निकला, उसने एक दिन भी हमारी सुध लेने की जरूरत नहीं करी। उसकी नाक के नीचे इतना बड़ा आंदोलन चला और उसको जरूरत महसूस नहीं, उसने किसी किसान से या किसी गांव वाले से बात करने की कोशिश नहीं की। और ऐसी सूरत में हम लोग क्या करते, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। और हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट हो। ये रोज रोज की जो झगड़े, रोज रोज की तकलीफों से ना सिर्फ ग्रामीण, पूरी दिल्ली परेशान आ चुकी थी कि भाई रोज दूसरे दिन झगड़ा होता था कि उपराज्यपाल काम नहीं करने देते, मुख्यमंत्री नहीं करने देते। तो अब दिल्ली के लोग चाहते हैं कि भाई ऊपर जो सरकार है वही नीचे आए और दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट हो। तो अब की बार मेरा मानना है कि ग्रामीण इलाके से एक बड़ी तगड़ी, जिस दिन से हमने ऐलान किया, जिस दिन से हमने प्रधानमंत्री के मन से ऐलान किया कि दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देते हैं, उस दिन के बाद दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में एक सुनामी आ गई जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जो हमने ऐलान किया। और उसका रिजल्ट कल ही आप सबको देखने को मिलेगा। आप अभी बात कर रहे थे कि आपकी किसी ने सुध नहीं ली, ना आपने ली ना कांग्रेस ने ली। पर जब ये लास्ट डेज थे इलेक्शन के, कैंपेनिंग के, क्या आप के किसी लीडर ने, सीनियर लीडर ने आपको अप्रोच किया या किसी कांग्रेस के सीनियर लीडर ने आपको अप्रोच किया? कांग्रेस की तरफ से कोई अप्रोच कभी नहीं आया। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीच में एक अप्रोच आई थी कि हमने जाटों के आरक्षण का मुद्दा उठाया है और आप आइए और केजरीवाल जी का धन्यवाद कर दीजिए। तो हमने उनसे कहा कि भाई, हम लोगों ने 22 दिसंबर की महापंचायत में निर्णय लिया है कि दिल्ली के 360 गांव और 36 बिरादरी के लोग एकजुट होकर समर्थन करेंगे। और हम पिछले 2 साल से ये आवाज उठा रहे हैं कि भाई दिल्ली के 360 गांव के हालात खराब हो गए, आप उन मुद्दों पे बात कीजिए। तो उन्होंने एक सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि उस मुद्दे पे कोई बात नहीं होगी, आप, हमने जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया, आप हमारा धन्यवाद कीजिए। तो मैंने कहा कि जब धन्यवाद तब होता है जब हम सेटिस्फाई हों। आप जबरदस्ती धन्यवाद कराना चाहते हैं, इस तरह का धन्यवाद नहीं होता। और मैं आपको बताऊं कि उस जो उनके घर पर लोग मिलने गए, उसमें दिल्ली का ग्रामीण एक भी मौजूद नहीं था और ना कोई पब्लिक फेस थे। लेकिन उन्होंने एक प्रोपगंडा रचा। वो, मुझे उनकी इस राजनीति से सख्त नफरत है कि जो व्यक्ति एक डिक्टेटरशिप के तरीके से चाहता है कि भाई लोग आए और मेरा धन्यवाद कर दे। ऐसे नहीं होता, लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र के अंदर जब हमारी समस्याओं का समाधान होगा, हम उससे सेटिस्फाइड होंगे, तो हम अपने आप ही धन्यवाद करेंगे। जैसे हमने भारतीय जनता पार्टी का किया। जब हमारी मीटिंग गृह मंत्री जी से हुई तो वहाँ कोई मीडिया नहीं थी। उन्होंने हमें इसलिए नहीं बुलाया था कि आप आकर हमारा धन्यवाद करो। उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने उस बात का हमें आश्वस्त किया, तो हमने उनका समर्थन कर दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक एनजीओ की तरह सरकार चलाना चाहते हैं जो दिल्ली में नहीं चल सकती। और ख़ास तौर पर ग्रामीण इलाके के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं हर मंच से कहता हूँ कि हम वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, इस दिल्ली को सुरक्षित रखा। इस तरह की डिक्टेटरशिप हम नहीं चाहते और ना हम बर्दाश्त करेंगे। देखा जाता है जी, ग्रामीण इलाकों में खाप की एक बहुत अहम भूमिका होती है।
तो इसके चलते क्या आपको लगता है कि जैसे अब आपने आपने एक राजनीति में भागीदारी की है, उसके चलते जो ग्रामीण इलाके के मतदान हुए हैं उनका रुझान बदलेगा? 100% बदलेगा। और हमने कोई राजनीतिक फैसला नहीं लिया, हमने अपने गांव को बचाने के लिए और गांव को अस्तित्व को खड़ा करने के लिए फैसला लिया। मैं पहले ही कहा कि हमने मजबूरी वर्ष ये फैसला लिया है, और हमने ये फैसला कोई अचानक से नहीं लिया। हम पिछले 2 साल से हर मन से कहते आ रहे थे, और कहीं ना कहीं हमारे पास और कोई विकल्प था नहीं। तो इसलिए अब बात कहते हैं कि भाई खापों का एक निष्पक्ष होना चाहिए। मैं मानता हूं निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन अगर हम न्यूट्रल रहेंगे तो जो इन सरकारों पर शिकंजा कसना वो कैसे कसेगा। अगर 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा और दूसरा व्यक्ति हमारे को आश्वासन दे रहा है और हमारे काम कर रहा है, तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए, और जो नहीं करता उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। क्योंकि खापों की प्रणाली हमेशा से रही है। इन खापों का काम मैं आपको बताता हूं कि जब इन्होंने राजा हर्षवर्धन जी के समय में इस खापों का गठन हुआ, तो ये इसीलिए हुआ था कि लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों के ऊपर अन्याय जब होता है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, और वही काम हमने किया। और मैंने कोई अकेले आदमी ने फैसला नहीं लिया, हमने लगभग 1.5 महीने दिल्ली के हर ग्रामीण इलाके के गांव वालों से पूछा, 36 बिरादरी के लोगों से पूछा, और सबका मन बना, तभी ये फैसला हुआ है, और इसका रिजल्ट अभी आपको दिखेगा। खैर, ये बात तो हम चुनाव और राजनीति की अब तक कर रहे थे। अगर हम फिर से वापस अपना रुख करें दिल्ली के गांव और दिल्ली की रूरल बेल्ट पे, और दिल्ली के 1 ही 2 इशू नहीं हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं आज की डेट में। जैसे पानी का बहुत बड़ा इशू है, यमुना नदी का इशू है, और एक और जिसका आपने पहले भी अपने कई वक्तव्यों में जिक्र किया है, दिल्ली में से एक साहिबी नदी होकर गुजरती थी। दिल्ली में बहुत सारे जल के अलग अलग स्रोत थे, उसमें आप कुछ रोशनी डालिए। आप गांव परिप्रेक्ष्य से आते हैं, तो ऐसा क्या रहा है दिल्ली में पानी, प्रदूषण और पर्यावरण के मुद्दों पे? देखिए, दिल्ली के लोगों का जीवन आज बिल्कुल एक ऐसे स्तर पर खड़ा है कि एक तरफ को और एक तरफ खाई। हम लोग अंगार पर बैठे हुए हैं कि ना तो हमें स्वच्छ पानी मिल रहा है, ना स्वच्छ हवा मिल रही है। और जिस तरीके से पिछले 12 साल के अंदर कैंसर के केस दिल्ली के अंदर बहुत बढ़ रहे हैं, लीवर बहुत लोगों के डैमेज हो रहे हैं, लोगों के लंग्स खराब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे अपने जीवन को बचाने के लिए एक फैसला था कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की स्थिति बहुत खराब है, दिल्ली के अंदर ट्रैफिक की स्थिति बहुत खराब है जिससे लोग स्ट्रेस हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर पानी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है कि जो नल से पानी, कहने को यमुना का आता है, लेकिन उसमें कितनी बीमारियां आ रही हैं। आज हर घर के अंदर बीमारियां फैल रही है। और एक साबी नदी का आपने जिक्र किया, जो बहुत सालों पहले हमारे पूर्वजों के समय में एक साबी नदी थी जिससे यमुना को जोड़ा गया था, कि जो इस रूरल बेल्ट की जो एरिया था, इसमें जो पीने के पानी की व्यवस्था थी या खेती की व्यवस्था थी, क्योंकि इस साबी नदी के दोनों तरफ आप देखोगे तो वो सब्जी की खेती ज़्यादा होती है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं लोगों का एक जीवन चलता है। और अब आप पिछले 12-13 साल में आप देखोगे तो साबी नदी को नाले में तब्दील कर दिया गया। यमुना की सफाई नहीं हो पाई। यमुना में जितना मैं कहूँ कि पानी जितना दूषित हुआ है, शायद ही कहीं किसी प्रदेश में हुआ हो। तो ये कहीं ना कहीं एक लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ है, और हमने इस बात की हमेशा आवाज़ उठाई है कि साबी नदी को दोबारा से पूर्ण जीवित करना चाहिए, उसको नाले में जो तब्दील कर दिया गया उसको दोबारा से स्वस्थ करके रखना चाहिए, क्योंकि उसके आसपास जो खेती होती है उसमें जो पानी इस्तेमाल होता है वो उसी नाले का होता है, और जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के काम थे जो करने चाहिए थे, लेकिन सरकारों ने उन कामों पर कोई ध्यान नहीं दिया, और इसलिए हमें ये फैसला लेना पड़ा, क्योंकि हमारे तो आने वाला भविष्य, नस्ल खराब हो जाएंगी, उनको स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, उनको स्वस्थ स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, उनको लीवर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होंगी, लंग्स खराब होंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे।
तो इसलिए हमें ये फैसला लेना पड़ा कि क्योंकि बार बार हमें एक बात सुनाई देती थी कि भाई एलजी हमें काम नहीं करने देते, केंद्र सरकार के अधीन है, तो जब हमें काम कराने हैं तो भैया हमें तो अपने फैसले लेने पड़ेंगे। जो केंद्र में सरकार है वही हम चाहते हैं दिल्ली में, ताकि उनके पास भी कहने को ना रहे कि हमारी सरकार नहीं है, और दूसरा झगड़ा भी ना हो, कम से कम इसमें स्थिति तो स्पष्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमने फैसला लिया। सिविक इश्यूज़ की जैसे हम बात करते हैं गांव के स्तर पे, तो एक तो जैसे शहरों में एमसीडी होती है जो कि सारी सिविक एमिनिटीज़ हैं, जन सुविधाएं हैं, साफ़ सफाई है, नालियां हैं, उनका ध्यान रखती है। गांव और ख़ासकर दिल्ली के जो गांव हैं, जिनका कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये किसकी जुरिस्डिक्शन और किस तरीके से फंक्शन करते हैं, तो उसमें थोड़ा प्रकाश डालेंगे किस तरीके से मैनेज होता है और जो आज वास्तु स्थिति है उसका क्या कारण रहा होगा? देखो, मैं तो इस बात के लिए पूर्व की जितनी सरकारें उनको सबको जिम्मेदार ठहराता हूँ कि दिल्ली के गांवों को स्लम बनाने में सारी सरकारों का रोल रहा है। कौड़ियों के भाव हमारी ज़मीनें ले ली और शहरीकरण के नाम पर हमारी सारी ग्राम सभा की ज़मीनें सरकारों ने कब्जा ली, और गांव के लिए कोई सुख सुविधा के लिए ना पार्क, स्टेडियम, स्कूल, कुछ व्यवस्था नहीं की गई। बहुत सारे गांव ऐसे जहां पर गाड़ियां नहीं जा सकती, बस तो जाना दूर है, गाड़ियां नहीं जा सकती, जहां पर रास्ते नहीं है, जहां पर पार्क नहीं है, जहां पर स्टेडियम नहीं है, तो बच्चों का जीवन तो अंधकार में है ही। अब उसके बाद आपने जो कहा कि सिविक जो इश्यूज़ हैं, शहरीकरण के नाम पर हमें एक सीवर की लाइन और पानी की लाइन के अलावा कुछ नहीं दिया। अब सीवर की लाइन हर गांव के अंदर चले जाओ, वहाँ पर उफान मारती रहती है, वहाँ कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। जब इलेक्शन आते हैं तो भले ही 5-10 दिन ठीक करा देते हैं, बाकी हजारों कंप्लेंट करते रहते हैं जल बोर्ड को, विधायक को, सांसद को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। क्या आपने ये बातें माननीय गृह मंत्री के सामने भी रखी? हाँ, बिल्कुल रखी और हमने। उनका इन चीज़ों के प्रति क्या आपको आश्वासन रहा? देखिए, हमने उनके सामने ये सारी बातें रखी कि सिविक इश्यूज़ क्या हैं और हमारे जो बड़े इश्यूज़ क्या हैं। उनका एक ही कहना था कि प्रधान जी, हम भी इस चीज़ से परेशान हैं कि पिछले 2 साल से आप आंदोलन कर रहे हो, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इन सभी मुद्दों का समाधान करेंगे और आने वाले समय में इस तरह की परेशानियां आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवा विश्वास करने के, तो हमने कहा है, और मैं तो इनके मंच पे भी कह के आया हूँ कि हम लोग आपको समर्थन दे रहे हैं। अगर 5 साल में हमें लगेगा कि आप लोग नहीं कर पाए तो अगली बार आपको भी बदल देंगे। जी, अगला सवाल थोड़ा सा इलेक्शन से हटके और आपकी खाप से रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस साल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का 10 साल कंप्लीट हुए हैं। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हरियाणा में 2015 में स्कीम लॉन्च की थी, और बीजेपी सरकार की, केंद्र सरकार की ये एक बहुत अहम स्कीम है जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। उसके चलते, क्योंकि अब आपने बीजेपी को अपना पूरा सपोर्ट दिया है, क्या आने वाले दिनों में खाप सेम आइडियोलॉजी शेयर करेगी बीजेपी के साथ? क्या हम खाप में औरतों की भागीदारी देख पाएंगे? देखो, एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने सिर्फ समर्थन दिल्ली चुनाव के लिए दिया है उनको, और जो करंट के इलेक्शन है। तो आप उनकी आइडियोलॉजी से नहीं? दूसरी बात, आइडियोलॉजी की बात आपने की, वो तो उन्होंने किया हो, चाहे हम भी इस बात के लिए हमेशा कोशिश रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब से मैंने ये जिम्मेवारी पिछले 3.5 साल से संभाली है, इस दिल्ली की ये खाप है और इसमें हरियाणा का बहुत बड़ा पार्ट आता है और उत्तर भारत की सबसे बड़ी खाप है। मेरे आने के बाद इसमें बहुत बड़े स्तर पर महिलाओं का भी जुड़ा हुआ है और नौजवान साथियों का भी हुआ है। और मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से 3.5 साल में जब भी हमारी बेटियां, चाहे वो खेलकूद के मैदान में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के मैदान में हो, जुडिशरी के में हो, तो सबसे पहले आगे आकर मैंने उनका स्वागत किया और उनका हौसला बढ़ाया। और ऑन रिकॉर्ड है, हर पेपर्स की कटिंग हमारे पास है, मेरी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आपको मिल जाएंगे। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे यूथ को हो, सबको बढ़ावा देना और सबको साथ लेकर चलना। और सबसे बड़ी बात कि जब खाप की बात आती थी तो कहीं ना कहीं महिलाएं और युवाएं पीछे रहते थे,
लेकिन इस मूवमेंट के अंदर आप देखोगे, क्योंकि अग्रज जी तो उसमें मूवमेंट में कई बार देख के आए कि बहुत बड़ी तादाद में वुमेन भी उसमें शामिल हुई और बहुत बड़ी तादाद में यंगस्टर भी शामिल हुए। तो हमारी खाप में ऐसा देखने को नहीं मिलता, और भी हम उस चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे कि हमारी मातृशक्ति आगे आए और हम उनका स्वागत तो करें। जो आपकी कोर कमेटी है, क्या उसमें भी हमें औरतों की भागीदारी नजर आएगी? बिल्कुल आएगी, समय आने के अंदर सब चीज़ें आएंगी और बहुत बड़े स्तर पर हमारे जो खाप के अंदर चाहे नौजवान साथी हो चाहे मातृशक्ति हो, सबका जुड़ाव है। एक छोटा सा सवाल फिर हम दिल्ली के ऊपर लेके आते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड ही। दिल्ली के सीएम चेहरे को लेकर आपका क्या विचार है, और क्या आप ये उम्मीद रखते हैं या चाहते हैं कि दिल्ली में जैसे माननीय साहब सिंह वर्मा जी थे जो दिल्ली की ही गांव की पृष्ठभूमि से आते थे, तो इस बार भी कोई ऐसा चेहरा सामने निकल के आए, कोई भी पार्टी हो, लेकिन क्या आपकी ये उम्मीद है कि दिल्ली के कोर या कोई नेटिव दिल्ली के गांव का आदमी आगे बागडोर संभाले? देखो, मैं व्यक्तिगत तो किसी का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैंने 22 तारीख की पंचायत में ये ऐलान किया था कि लगभग 27 साल हो गए हमारे ग्रामीण इलाके से कोई व्यक्ति या दिल्ली का मूल निवासी मुख्यमंत्री नहीं बना, और इन सब के ऊपर ही हमने इनको समर्थन दिया, दबाव बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि अब की बार दिल्ली का मूल निवासी ही दिल्ली का मुख्यमंत्री बने। तो सोलंकी जी, किसी भी शहर की बुनियाद कहते हैं उसके ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर निर्भर होती है। शहर तो बाद में बसे, पहले ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण इलाके थे। तो अभी आपने बोला कि आपको अमित शाह जी ने बुलाया अपने पास, आपके मुद्दे सुने, आपकी डिमांड सुनी, एश्योरेंसेस दी कि ये सब कंप्लीट होंगे। क्या इतने सालों में आप सरकार की साइड से, या केजरीवाल जी या उनके बाद जो उनकी चीफ मिनिस्टर बनी आतिशी, आपको किसी ने कभी बुला के या पर्सनली अप्रोच करके आपके मुद्दे सुनने चाहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने लगातार अप्रोच किया, जब आतिशी जी आई उसके बाद भी किया, उससे पहले भी किया। सिर्फ एक दफ़ा अरविंद केजरीवाल ने हमें बुलाया था, और वो भी 2-3 महीने का मूवमेंट चलने के बाद बुलाया, और उस समय पे उन्होंने मतलब एक तरीके से हमें ही कटघरे में खड़ा कर दिया, और उन्होंने इतने बड़े पेपर लेके वो ये शो करने में लगे कि भाई आपने हमारे खिलाफ ये स्टेटमेंट दिया, आपने ये स्टेटमेंट दिया। तो मैंने साफ तौर पे कहा कि सरकार में आप बैठे हो, अगर आपके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, तो क्या किससे पूछेंगे? और दूसरी बात, उन्होंने एक एश्योरेंस, आज से 1.5 साल पहले ये मीटिंग हुई थी, उन्होंने उस समय पे काफ़ी जिद्दोबहस के बाद ये आश्वासन दिया था कि मैं विद इन 15 डेज के अंदर, ये लोकसभा के चुनाव से पहले की बात है, विद इन 15 डेज के अंदर मैं विधानसभा से इन सभी मुद्दों को पास करके और कैबिनेट से पास करके सेंटर को भेज दूंगा, और उसकी कॉपी आपको दे दूंगा। जो आज तक नहीं दी उन्होंने हमें, और ना उसके बाद कभी बुला के बात की, तो हम कैसे विश्वास करें ऐसे व्यक्ति के ऊपर? दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल ने हमें लगातार बुलाया भी, हमारी समस्याएं भी सुनी, और 3-4 इश्यूज हमारे रिजोल्व भी किए। और अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ उस समय पे हमारा एक रिजोल्व किया था, जब मैंने उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनके मेयर और डिप्टी मेयर ने घोषणा की थी कि दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में हाउस टैक्स नहीं लगेगा। हमने विश्वास किया, हमने उस समय पे उनका धन्यवाद भी किया, लेकिन 1.5 साल हो गया, वो वादा भी उनका खोखला निकला। ना तो उन्होंने उसको ऑन पेपर लेके आए, ना उसका नोटिफिकेशन आया, ना ही उन्होंने नगर निगम से उसको पास किया हाउस से। तो कहीं ना कहीं एक ढोंग और ढकोसला उनकी सारी बातों में नजर आया, इसलिए हमने ये फैसला लिया। आपका भरोसा कैसे करें, आपका विश्वास कैसे करें? तो आप बीजेपी का विश्वास कैसे कर सकते हैं? देखा जाए तो उन्होंने भी तो लास्ट मिनट में ही आपके साथ एक समझौता किया है, आपकी बात सुनी है। देखिए, बीजेपी का भरोसा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन एक बात आप मुझे बताइए कि हमारे पास, मैंने अभी बताया कि दोनों सरकारों से हमने किसी एक सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, हमने दोनों सरकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, दिल्ली के भी और सेंटर के भी। और हमारा पूरा मूवमेंट 2 साल दोनों को गालियां देने में निकला, और दोनों के खिलाफ हमने खूब लड़ाइयाँ लड़ी, हमने बहिष्कार की भी बात की। लेकिन अंतर जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास 2 विकल्प हैं। एक
आम आदमी पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी के कोई काम हमारा हुआ नहीं, एक हुआ वो भी आधा अधूरा और ढीला छोड़। दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल ने 4 समस्याओं का समाधान हमारा किया और उस पे किया। फिर एक गृह मंत्री जी ने और देश के प्रधानमंत्री ने आकर मंच से ये कहा कि हम दिल्ली देहात की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और देश के प्रधानमंत्री से बड़ा कोई सर्वोच्च पद नहीं है और वो पब्लिकली बोल रहे हैं, वो कोई हमसे नहीं बोले, वो पब्लिकली उन्होंने कहा है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने आज तक पब्लिकली कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। वो हर बार कहते हैं कि ये सेंटर का मुद्दा है, ये एलजी साहब का मुद्दा है। जब हमारा मुद्दा ही उनसे रिलेटेड है तो फिर हम आपको किस बात की वोट दे? फिर हम उन्हीं को वोट दे देते हैं, ताकि उनके पास कहने के लिए ये नहीं बचेगा कि ये दिल्ली सरकार पास करके नहीं भेज रही। तो इसलिए हमने ये फैसला लिया और देश दिल्ली के ग्रामीणों के हित में लिया और दिल्ली के ग्रामीणों से पूछ के लिया। और मुझे उम्मीद है कि भाई इस तरीके से, जिस तरीके से पिछले एक दिन के अंदर लगातार चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, उन्होंने आश्वासन दिया, पब्लिकली दिया, तो हमें उम्मीद है कि वो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, अगले एक बार ही तो हम बना रहे ना, आजीवन तो नहीं बन रहे। हमने 12 साल उस आदमी पर भरोसा किया, उसने एक बार हमारी नहीं सुनी, तो एक बार इनको बना के देख लेते हैं। अगर इन्होंने हमारे काम नहीं किए, 5 साल बाद हम इनको भी बदल देंगे। हमारी कोई इनसे रिश्तेदारी नहीं, हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, हमने समाज के हित में फैसला लिया। तो अगले टर्म में आप कहना चाह रहे हैं आप कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? आप देख लिया, आपने भाजपा को कर लिया, अगर भाजपा भी आपकी अपने आश्वासन पूरे ना कर पाए तो क्या आप अगले टर्म में कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? कांग्रेस तो 15 साल रह के गई है जी। तो यहाँ तो सवाल ये नहीं है कि आज मैं आपको नहीं बता सकता हम किसको करेंगे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हमसे वादे किए उन्होंने पूरा कर दिया तो हम उन्हीं को कर देंगे, और नहीं करा, और हो सकता भविष्य में आम आदमी पार्टी आके कहे कि हम कर देंगे, या वो इस बात को हमारे को सेटिस्फाई करने में सक्षम रहे या कि कांग्रेस रही, तो हम उसको भी कर सकते हैं। हम किसी पार्टी से बंधे हुए लोग नहीं हैं, हम किसी की गुलामी नहीं करते। हमें अपने मुद्दों का समाधान चाहिए। हमने एक ही बात कही थी कि हम अपने मुद्दों का समाधान चाहते हैं और जो उसका समाधान करेगा हम उसके साथ हैं। आप फटाफट से अपने मुद्दे एक बार ज़रा फिर बता देंगे? देखिए, हमारे लगभग 10 मुद्दे हैं जिनको हम लेके चल रहे थे। चाहे हमारे जो सेक्शन 8133 के मुकदमे खारिज करने की बात हो, सेक्शन 8133 हटाने की बात हो, जो हमारे भूमिहीन किसान भाई है 74/4 सूत्री के उनके मालिकाना हक देने की हो, दिल्ली में जो है सर्कल रेट बढ़ाने की बात हो, जो हमारे अल्टरनेटिव प्लॉट बंद है उनको खोलने की बात हो, जो हमारे लाल डोरा बढ़ाने की बात हो, और जो हमारे स्मार्ट विलेज बनाने की बात हो। मैं एक बात को हमेशा कहता हूँ कि देश की राजधानी में स्मार्ट विलेज नहीं बनेंगे तो क्या पाकिस्तान में बनेंगे? सरकार बात करती है स्मार्ट सिटी की, लेकिन गांव जो असली पहचान है वो कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। तो हमारी डिमांड है कि दिल्ली की देश की राजधानी में हम तो चाहते हैं कि 360 गाँव स्मार्ट विलेज बने। अगर उसमें समय लगता है तो अगले 5 साल में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रामीण गाँवों को स्मार्ट विलेज बनाया जाए। और जो हमारे होमगार्ड के भाई हैं जो हमारी ग्रामीण पृष्ठभूमि से, उनको 60 साल तक पक्का करने की बात हो, मास्टर प्लान 2041 लागू करने की बात हो, और जो हमारी संशोधित किसानों के हितैषी लैंड पूलिंग और जीडीए पॉलिसी लाने की बात हो, या जो सिविक इश्यूज़ हैं जिन पे मैं कह सकूं कि भाई दिल्ली के अंदर हम जब आए तो हमें लगना चाहिए कि राजधानी के गांव हैं। Well, it was wonderful to have you here on the Statesman Talk, sir. We hope फिर से आपसे एक बार फिर चर्चा की जाए, और स्टेट्समैन ग्रुप की तरफ से आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आपकी पूरी टीम का और स्टेट्समैन ग्रुप का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हिंदी के अखबारों में तो खापों के बहुत सारे इंटरव्यूज़ हो जाते थे, लेकिन इंग्लिश के पेपर्स में कहीं ना कहीं खापों के बारे में इस तरीके से विस्तार से कभी नहीं दिखाया गया। तो इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, और भविष्य में भी इस तरीके से आपका सहयोग मिलता रहेगा। और आपके व्यूवर्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि द स्टेट्समैन ग्रुप जो है वो काफ़ी पुराना है, और उम्मीद है कि जिस तरीके से आप लोगों ने खापों की तरह एक अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई हुई है, भविष्य में भी बनी रहे।